एपिसोड की शुरुआत में वेंसडे अपने कमरे के फर्श पर बैठी होती है। उसके चारों तरफ मोमबत्तियां लगी थी और वो कोई मंत्र पढ़ रही थी। पता चलता है कि वो अपनी पूर्वज गुडी एडम्स की आत्मा को बुलाने की कोशिश कर रही है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। हालांकि अगले ही पल पता चलता है कि वो गुडी की आत्मा नहीं बल्कि इनिड है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे से एक कागज कमरे के अंदर आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर वेंसडे को उसके सवालों के जवाब चाहिए तो उसे रात के 12 बजे क्रैकस्टोन के तहखाने में आना होगा। रात के 12 बजते ही वेंसडे और इनिड दोनों उस जगह जाते हैं। डर से थर-थर कांप रही इनिड तहखाने के अंदर जाने से मना कर देती है। तब वेंसडे अकेले ही उस तहखाने में प्रवेश कर जाती है। उस तहखाने में क्रैकस्टोन की कब्र के अलावा और कुछ नहीं था। तभी वेंसडे को वहां किसी के होने का आभास होता है, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। वेंसडे वहां जो कोई भी है उसे बाहर आने के लिए कहती है। तभी अचानक कब्र के पीछे से वेंसडे के क्लासमेट्स बाहर आते हैं। दरअसल आज वेंसडे का जन्मदिन था और उन सब ने मिलकर इस जगह पर वेंसडे के लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया था। इनिड भी हाथों में केक लिए अंदर आती है। ज़ेवियर भी पुरानी बातें भूलकर उसे बर्थडे विश करने आया था। वेंसडे को वहां थिंग भी दिखाई देता है। वो समझ जाती है कि थिंग ने ही उन सबको उसके बर्थडे के बारे में बताया है। तभी वेंसडे की नजर दीवार पर लिखे कुछ अक्षरों पर पड़ती है। वहां लैटिन भाषा में कुछ लिखा था। वेंसडे उसे पढ़ती है। वहां लिखा था फायर विल रेन व्हेन आई राइज, यानी मेरे लौटने पर आग की बरसात होगी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नेवरमोर स्कूल में किसी ने आग की लपटों से फायर विल रेन लिखा था। वेंसडे कहती है कि दोनों में कुछ ना कुछ संबंध जरूर होगा। इसके बाद जैसे ही वेंसडे उन अक्षरों को छूती है उसे फिर से एक विजन नजर आता है। वो खुद जमीन पर गिरी होती है। गुडी की आवाज से उसकी आंखें खुलती हैं। वेंसडे को गुडी एक गेट के उस पार नजर आती है। जब वो उसके करीब जाती है तो गुडी उसे दिल दहलाने वाली बात बताती है। वो कहती है कि क्रैकस्टोन वापस आ रहा है। उस गेट की तरफ इशारा करते हुए गुडी कहती है कि अगर क्रैकस्टोन को रोकना है तो उसे इस जगह का राज जानना होगा। वेंसडे उससे पूछती है कि क्या वो उसे उसकी शक्ति काबू करना सिखाने वाली है, लेकिन गुडी मना करते हुए कहती है कि उसे अपनी शक्तियों को काबू करना खुद ही सीखना होगा। इसके साथ ही गुडी उसे बताती है कि उसका रास्ता काफी कठिनाइयों से भरा होगा। यहाँ तक कि सबसे दूरी बनाए रखने में ही उसकी भलाई है, क्योंकि उसकी साइकिक शक्ति की वजह से वो सबको शक की नजर से ही देखेगी। उसे हर इंसान में अंधकार ही दिखाई देगा। इतना कहकर गुडी वहां से चली जाती है। अगले सीन में वेंसडे अपने कमरे में उस गेट की ड्राइंग बना रही होती है जो उसने अपने विजन में देखा था। तभी थिंग बिस्तर के नीचे से एक काले रंग की पेटी निकालता है। वो दरअसल मोर्टिशिया और गोमेज ने वेंसडे को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर भेजी थी। जब वेंसडे उसे खोलती है तो उसके अंदर मरी हुई गिलहरियां और उनकी चीर फाड़ करने के लिए कुछ सर्जिकल नाइव्स और केमिकल्स थे। इनिड ने भी वेंसडे के लिए एक गिफ्ट लाया था। उसके अंदर एक स्कार्फ था। इनिड वेंसडे से कहती है कि उसके पास भी एक ऐसा ही स्कार्फ है और वे दोनों इन्हें पहनकर स्कूल जाया करेंगी। वेंसडे को उसका स्कार्फ कुछ खास पसंद तो नहीं आता, लेकिन उसका दिल रखने के लिए वो कहती है कि उन्हें इन स्कार्फ को किसी खास मौके पर ही पहनना चाहिए। दूसरी ओर मेयर प्रिंसिपल से अपने बेटे लूकस की करतूतों के लिए माफी मांग रहा था। लूकस और उसके दोस्तों ने रेवन पार्टी में जो हंगामा किया था उस वजह से प्रिंसिपल पहले से ही काफी नाराज थी। इसके साथ ही स्कूल के लॉन पर जो फायर विल रेन लिखा था, प्रिंसिपल को लगता है कि वो भी लूकस या उसके दोस्तों की ही हरकत होगी। मेयर उससे कहता है कि ये करतूत उसके बेटे लूकस की नहीं है, क्योंकि उसने अपने बेटे को पिछले एक हफ्ते से घर में ही बंद करके रखा है। प्रिंसिपल मेयर को जल्द से जल्द उन लोगों के नाम पता करने के लिए कहती है। उसे अभी भी लूकस के दोस्तों पर ही शक था। मेयर कहता है कि इससे पहले उन्हें यूजीन पर जिसने हमला किया उसका पता लगाना जरूरी है और उसके मुताबिक शक की सुई नेवरमोर के किसी स्टूडेंट पर ही जाकर रुकेगी। ये सुनते ही प्रिंसिपल गुस्से में मेयर से कहती है कि अगर वो बेवजह नेवरमोर पर शक करता रहेगा तो नेवरमोर से जेरिको शहर की डेवलपमेंट के लिए जितने भी पैसे जाते हैं वे सब रुक जाएंगे। दूसरी ओर वेंसडे जले हुए लॉन को देख रही थी। तभी ज़ेवियर उसके पास आता है। ज़ेवियर उसे बर्थडे की रात जो विजन आया था उसके बारे में पूछता है। वेंसडे उसे हैरानी से पूछती है कि उन दोनों में फिर से बातचीत कब से शुरू हुई, जिस पर ज़ेवियर कहता है कि उसकी बर्थडे पार्टी में शामिल होकर उसने इस बात की पहल कर दी थी। हालांकि वेंसडे को उसके साथ बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है। वो ज़ेवियर से कहती है कि अभी भी उस पर राक्षस होने का शक है। ज़ेवियर यह सुनते ही मायूस हो जाता है, लेकिन जाने से पहले कहता है कि अगर कभी उसे उसकी जरूरत पड़ी तो वो हाजिर है। उधर बियांका की नजर नेवरमोर की खिड़कियां साफ कर रहे लूकस पर पड़ती है।
लूकस के हाथ में मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट था। मॉर्निंग सॉन्ग वही सेल्फ हेल्प फाउंडेशन है जिसे बियांका की माँ चलाती है। बियांका उससे पूछती है कि उसे वो ब्रेसलेट कहाँ से मिला। लूकस बताता है कि पिछले हफ्ते जब वो कॉफी शॉप में था तब वहाँ उसकी मुलाकात एक औरत से हुई। उस औरत ने उसे मॉर्निंग सॉन्ग नामक सेल्फ हेल्प ऐप के बारे में बताया। लूकस कहता है कि वैसे तो उसे सेल्फ हेल्प जैसी चीजें बकवास लगती हैं, लेकिन उस दिन वो खुद को रोक ही नहीं पाया। बियांका समझ आती है कि उसकी माँ ने लूकस पर सायरन शक्ति का इस्तेमाल किया था। बियांका लूकस से कहती है कि उसे जल्द से जल्द मॉर्निंग सॉन्ग से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें उसका भला करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे लोग तो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़े हैं। लूकस बियांका की सलाह मान लेता है। वो बियांका से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे आज रात कॉफी पीने के लिए इनवाइट करता है। हालांकि बियांका कुछ कहे बिना ही वहां से चली जाती है। वेंसडे यूजीन से मिलने अस्पताल गई थी। वो बेहोश यूजीन के साथ बात कर ही रही होती है, तभी वहां साइकेट्रिस्ट आती है। साइकेट्रिस्ट यूजीन के पेरेंट्स के कहने पर यहाँ आई थी। यूजीन के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए अपने घर गए हुए थे। इस वजह से यूजीन की देखरेख करने के लिए उन्होंने साइकेट्रिस्ट को यहाँ भेजा था। साइकेट्रिस्ट अपने साथ लाए पीले फूलों के गुलदस्ते को वहां रखती है और वेंसडे से उसका हालचाल पूछती है। वेंसडे उसे हाल ही में उसकी लाइफ में घटी घटनाओं के बारे में बताती है, जैसे कि उसने एक कब्र खोदी थी और अपने पिता को जेल से बाहर निकालने में मदद की थी। अगले सीन में वेंसडे कॉफी शॉप में एक किताब पढ़ रही होती है। तभी टाइलर कॉफी लेकर उसके पास आता है, जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा होता है। टाइलर उसे बताता है कि उसने ही कल रात गुफा में केक पहुंचाया था, जो उसने स्पेशली उसकी पसंद को मद्देनजर रखते हुए बनाया था। बातों ही बातों में वेंसडे उसे गेट का चित्र दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने पहले कभी उस जगह को देखा है। हालांकि टाइलर भी उस गेट को पहली बार ही देख रहा होता है। उसके मुंह से ना सुनते ही वेंसडे फिर से अपनी किताब पढ़ने में लीन हो जाती है। वेंसडे ने गुडी की अकेले रहने की सलाह मान ली थी, इस वजह से वो टाइलर को नजरअंदाज कर रही थी। वेंसडे का बदला हुआ रवैया देखकर टाइलर उससे पूछता है कि क्या उससे कोई गलती हुई है, लेकिन इस पर वेंसडे कुछ नहीं कहती। तभी शेरिफ वहां आता है। वेंसडे उसके पास जाती है और कहती है कि लॉन में आग से लिखे जो शब्द थे उसे वही शब्द क्रैकस्टोन की गुफा में लिखे मिले हैं। उन दोनों में जरूर कोई साम्य है, लेकिन शेरिफ उसकी बातों को नजरअंदाज करता है। वेंसडे कॉफी शॉप से सीधे एक्सेवियर के आर्ट रूम में उससे मिलने जाती है। वो उसे भी वही गेट का चित्र दिखाती है और उसके बारे में पूछती है। एक्सेवियर उसे अपनी एक पेंटिंग दिखाता है। उसने भी उसी गेट की तस्वीर बनाई होती है। एक्सेवियर बताता है कि उसे फिर से वही सपने आ रहे हैं। 2 दिन पहले आए सपने में उसने ये गेट देखा था। वह आगे वेंसडे को बताता है कि ये गेट्स फैमिली का पुराना बंगला है। वह हर रोज जॉगिंग करते समय इस बंगले के सामने से गुजरता है। उनकी बातें चल ही रही होती हैं कि तभी थिंग वेंसडे को इशारा करता है और एक पेंटिंग से कपड़ा हटाता है। उस कपड़े के पीछे वायलिन बजाती वेंसडे की पेंटिंग होती है। एक्सेवियर अपनी सफाई में कहता है कि डांस वाली रात के बाद उसने उसे भूलने की काफी कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पाया। उसने बस पेंट करना शुरू किया और उसकी तस्वीर बन गई। लेकिन इस पर भी वेंसडे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। कॉफी शॉप में बियांका लूकस का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी लूकस वहां आता है। लूकस ने बियांका से वहां आने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन उसे वहां देखकर लूकस को काफी अच्छा लगता है। लूकस बियांका को दिखाता है कि उसने उसके कहने पर मॉर्निंग सॉन्ग का ब्रेसलेट अपने हाथ से निकाल दिया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। बियांका उसे बताती है कि उसकी माँ ने एक बार उससे कहा था कि क्योंकि वो एक सायरन है, वो कितने भी अच्छे काम कर ले, कुछ लोग उसे बुरा ही समझेंगे। बियांका उसे गलत साबित करना चाहती है। लूकस उसके इस जज्बे की तारीफ करता है और अपने बारे में बताता है। वो बताता है कि ज्यादातर लोगों को वो एक नकारा लड़का लगता है और उसने भी आज तक उनकी सोच बदलने के लिए कुछ खास नहीं किया है। लूकस आगे कहता है कि जब उसने रेवन पार्टी में हंगामा किया था, उस दिन उसे अपने किए पर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसी दिन उसने खुद को बदलने की ठानी थी। बियांका उसके उठाए इस कदम की तारीफ कर उसका हौसला बढ़ाती है। वेंसडे ने गैरेट गेट्स के बंगले को ढूंढ लिया था। वो देखती है कि गेट का ताला टूटा हुआ है। वो चुपके से गेट के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक जाती है, उसे बंगले से कोई बाहर आते हुए दिखाई देता है और वो तेजी से वहां से भागकर छुप जाती है। दरवाजे से मेयर बाहर आता है। मेयर शेरिफ को कॉल करता है और उसे कहता है कि शायद उसने असली मुजरिम का पता लगा लिया है। वो शेरिफ को कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है। वेंसडे थिंग को उसका ध्यान भटकाने के लिए कहती है और खुद मेयर की गाड़ी में जाकर छुप जाती है। मेयर की गाड़ी कॉफी शॉप के सामने आकर रुकती है, जहां शेरिफ उसका इंतजार कर रहा था। मेयर गाड़ी से उतरकर कॉफी शॉप की तरफ बढ़ने लगता है
कि तभी एक नीले रंग की गाड़ी मेयर को उड़ाकर चली जाती है। अगले सीन में वेंसडे शेरिफ के साथ कॉफी शॉप में बैठी होती है और एम्बुलेंस मेयर को अस्पताल में ले जा रही होती है। शेरिफ वेंसडे से पूछता है कि वो मेयर की गाड़ी में क्या कर रही थी। वेंसडे उसे बताती है कि उसने मेयर और शेरिफ की बातें सुन ली थी और कातिल के बारे में और जानने के लिए ही वो उस गाड़ी में बैठी थी। शेरिफ उसका बयान लेकर उसे छोड़ देता है, लेकिन स्कूल में प्रिंसिपल विम्स उस पर काफी चिल्लाती है। वो पूरे स्कूल में लॉकडाउन जाहिर करती है। इस वजह से वेंसडे अब हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकती। जब वेंसडे अपने कमरे में अपनी किताब लिख रही होती है, तब बॉटनी टीचर उससे मिलने आती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रिंसिपल ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो उसके भले के लिए ही हैं। बॉटनी टीचर वेंसडे को सलाह देती है कि उसे राक्षस जैसी खतरनाक चीजों से दूर ही रहना चाहिए और ये सब पुलिस को हैंडल करने देना चाहिए। वेंसडे को लगता है कि उसे प्रिंसिपल ने भेजा है, लेकिन बॉटनी टीचर वहां उसे वेंसडे की परवाह होने की वजह से खुद से आई थी। हालांकि वेंसडे उसे उसकी चिंता करने के लिए उसके पास पहले से माँ और साइकेट्रिस्ट है कहकर बॉटनी टीचर को वहां से जाने के लिए कहती है। बेचारी बॉटनी टीचर मायूस होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह वेंसडे टाइलर को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसके साथ डिनर के लिए जाने के लिए तैयार है। वेंसडे के बर्थडे के दिन टाइलर ने ही उसे डिनर के लिए पूछा था और वेंसडे उसका जवाब आज दे रही थी। वो उसे आज रात नेवरमोर के गेट पर मिलने के लिए कहती है। शेरिफ टाइलर को वेंसडे के साथ बात करते हुए सुन लेता है। वो टाइलर को वेंसडे उसके लिए सही लड़की नहीं है कहकर उससे दूर रहने के लिए कहता है। साथ ही वो कहता है कि वो वेंसडे जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता है। शेरिफ का इशारा टाइलर की माँ की तरफ था। इस बात से उसमें और शेरिफ में थोड़ी सी बहस छिड़ जाती है, लेकिन शेरिफ को उसके बारे में बात नहीं करनी कहकर वहां से वो चला जाता है। रात में वेंसडे टाइलर के साथ जाने के लिए तैयार बैठी होती है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो हॉस्टल में ही फंसी हुई थी। तभी उसके दिमाग में एक सुझाव आता है। वो बड़ी चालाकी से इनिड से कहती है कि बर्थडे के दिन उसने इनिड की सरप्राइज बर्थडे पार्टी की तारीफ नहीं की थी, इसलिए आज वो उसके साथ फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है। इस वजह से वो इनिड से स्कूल से बाहर निकलने की कोई तरकीब ढूंढने के लिए कहती है। वेंसडे जानती थी कि आज पूर्णिमा की रात है, इस वजह से वेयरवुल्फ स्टूडेंट्स को स्कूल के बाहर पिंजरों में कैद किया जाता है। उसकी सरप्राइज पार्टी की तारीफ सुनकर इनिड खुश हो जाती है और वेंसडे से कहती है कि आज रात वो टीचर्स को बताएगी कि वो भी पिंजरे में कैद होने वाली है और उसे कैद कराने का काम वो वेंसडे को दिलवाएगी। इस तरह दोनों स्कूल से बाहर जा सकेंगे। इसके बाद दोनों टाइलर की कार में जाकर बैठ जाते हैं। टाइलर वेंसडे के साथ इनिड को देखकर चौंक जाता है। इनिड की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। दोनों को लगा था कि वे दोनों वेंसडे के साथ अकेले जाने वाले हैं। वेंसडे टाइलर को कहती है कि उसे प्लान थोड़ा बदलना पड़ा। वो उसे चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए कहती है। दूसरी ओर जेवियर वेंसडे के कमरे में जाता है। उसे टाइपराइटर की आवाज आती है। उसे लगता है कि वेंसडे वहां होगी, लेकिन खिड़की खोलने के बाद उसे थिंग वहां दिखता है। वो थिंग से वेंसडे के ठिकाने के बारे में पूछता है। वेंसडे टाइलर और इनिड को लेकर गेट्स के बंगले पर गई थी। टाइलर और इनिड अब तक समझ चुके थे कि वेंसडे ने उनसे पार्टी और डेट के बारे में झूठ कहा था। वेंसडे उनसे कहती है कि अगर वे दोनों वहां से जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि वो तो अब उस बंगले का रहस्य खोज कर ही जाएगी। दोस्ती की है तो निभानी ही पड़ेगी। ये सोचकर इनिड और टाइलर भी उसके साथ बंगले के अंदर जाते हैं। दोनों डर से थर-थर कांप रहे थे। वेंसडे अपनी खोजबीन गराज से करती है। वेंसडे गराज का दरवाजा खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन खोल नहीं पाती। टाइलर उसे हटने के लिए कहता है और खुद दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो भी नहीं खोल पाता। इनिड भी दरवाजे पर अपना हाथ आजमाने आगे आती है और वो बड़ी आसानी से उस दरवाजे को खोल देती है। इनिड की शक्ति देखकर टाइलर के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। इनिड उसे बताती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ है। जब वे तीनों गराज के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहां कपड़े से ढकी एक कार दिखती है। ये वही कार थी जिससे खूनी ने मेयर का खून किया था। इनिड घबराते हुए कहती है कि उन्हें तुरंत टाइलर के पिता को कॉल कर इस बात के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन वेंसडे ये कहते हुए मना करती है कि अगर उन्होंने शेरिफ को अभी ये बात बताई तो शेरिफ ये बात प्रिंसिपल को बता देगा, और अगर प्रिंसिपल को पता चल गया कि लॉकडाउन के बावजूद भी वेंसडे स्कूल से बाहर गई थी तो वो उसे स्कूल से निकाल देगी। फिर तीनों घर के अंदर अपनी खोजबीन जारी रखते हैं। पूरे घर के अंदर जगह जगह जालियां लगी हुई थी। जब वेंसडे लाइब्रेरी देख रही होती है तो वहां उसे बटन की तरह दो चौरस दिखाई देते हैं। उन्हें दबाते ही एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर होता है एक खुफिया कमरा। उस कमरे की दीवार पर क्रैकस्टोन की तस्वीर टंगी होती है और नीचे कुछ बुझी हुई मोमबत्तियां होती हैं। वहां खून से लिखा होता है, ब्लड विल रेन व्हेन आई राइज, यानी जब मैं आऊंगा
तब खून की बरसात होगी। वेंसडे मोमबत्तियों को छू कर देखती है तो पता चलता है कि मोमबत्तियों को बुझकर ज्यादा समय नहीं हुआ है। शायद खूनी अभी भी बंगले के अंदर ही था। ये सुनते ही इनिड के होश उड़ जाते हैं। बंगला काफी बड़ा होने की वजह से वेंसडे टाइलर को ग्राउंड फ्लोर चेक करने के लिए कहती है और खुद इनिड के साथ ऊपर की तलाशी लेने जाती है। ऊपर जाने के बाद वेंसडे इनिड को अलग अलग होकर कमरों की तलाशी लेने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद इनिड और ज्यादा घबरा जाती है। वो वेंसडे को मना करती है, लेकिन वेंसडे उसे समझाती है कि जितनी जल्दी हम तलाशी पूरी कर लेंगे उतनी जल्दी यहाँ से निकल सकेंगे। इनिड घबराते हुए तलाशी जारी रखती है। थोड़ी देर बाद इनिड वेंसडे को एक कमरे में तुरंत आने के लिए कहती है। वो कमरा बाकी कमरों से काफी अलग दिख रहा था। उस कमरे में ना तो जालियां बिछी थी, ना ही धूल का कोई कतरा, जैसे कोई वहां पर रहता हो। वेंसडे को उस कमरे में ताजे पीले गुलाब के फूल भी दिखाई देते हैं। वहीं मेज पर एक छोटी सी पेटी भी होती है जिसके अंदर एक नाचती हुई गुड़िया होती है। वेंसडे की नजर उस पेटी पर लिखे एलजी पर जाती है। वेंसडे एलजी का मतलब लॉरेल गेट्स होगा ये अनुमान लगाती है। लॉरेल गेट्स गैरेट गेट्स की छोटी बहन थी जिसकी डूबने से मौत हो गई थी। तभी उन्हें नीचे से कुछ टूटने की आवाज आती है। अगले ही पल उन्हें टाइलर की आवाज सुनाई देती है। वो उन्हें जल्दी से भागने के लिए कह रहा था। राक्षस बंगले में आ चुका था। वेंसडे और इनिड राक्षस की परछाई देखकर लिफ्ट की तरफ भागती हैं। वो दोनों लिफ्ट में छुपी होती हैं। तभी राक्षस वहां आता है। राक्षस जोर जोर से लिफ्ट के दरवाजे को ठोकता है। इस वजह से लिफ्ट की रस्सियां टूट जाती हैं और लिफ्ट धड़ाम से नीचे बेसमेंट में आ गिरती है। बेसमेंट में बना वो कमरा एक लैब की तरह लग रहा था। जब वेंसडे ध्यान से इधर उधर देखती है तो उसे एक रैक में कुछ कांच के बर्तन दिखाई देते हैं जिनके अंदर इंसानों के कटे हुए अंग थे। वेंसडे समझ जाती है कि ये उन्हीं लाशों के अंग हैं जिनका राक्षस ने खून किया था। लेकिन तभी राक्षस वहां आता है। इनिड वेंसडे को खिड़की से भागने का रास्ता दिखाती है। दोनों थोड़ी दूर गए ही होते हैं कि वेंसडे वापस बंगले की तरफ भागना शुरू करती है। वो टाइलर को लेने वापस जा रही थी। बंगले में पहुंचने के बाद उन्हें टाइलर जख्मी हालत में दिखाई देता है। तभी एक्सेवियर भी वहां आता है। वेंसडे उसे वहां देखकर चौंक जाती है। अगले सीन में सब टाइलर के घर में होते हैं और वेंसडे टाइलर के जख्मों पर मरहम पट्टी लगा रही होती है। उसी वक्त शेरिफ घर के अंदर आता है। अपने बेटे को घायल देखकर शेरिफ गुस्से से वेंसडे पर चिल्लाने ही वाला होता है कि टाइलर मैं ठीक हूं कहकर उसे बीच में ही रोकता है। वेंसडे शेरिफ को तुरंत अपने साथ गेट्स के बंगले में चलने के लिए कहती है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। खूनी ने उनके पहुंचने से पहले ही सारे सबूत वहां से हटा दिए थे। वेंसडे शेरिफ को वो सब बताने की कोशिश करती है जो कुछ भी उसने वहां देखा था, लेकिन अपने बेटे को लगी चोट से पहले से परेशान शेरिफ उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे कड़े शब्दों में बताता है कि आज के बाद वो टाइलर और इस केस से दूर रहेगी। शेरिफ उसे नेवरमोर के गेट पर छोड़कर चला जाता है। नेवरमोर में प्रिंसिपल वेंसडे का ही इंतजार कर रही थी। वेंसडे ने नियमों का जो उल्लंघन किया था उसकी सजा के स्वरूप वो उसे स्कूल से निकालने के लिए तैयार थी, पर वेंसडे अपने बचाव में उसे बताती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सब इस स्कूल को बचाने के लिए किया। वो रोवन के माँ की बनाई वो तस्वीर निकालती है जिसमें उसने भविष्यवाणी की थी वेंसडे स्कूल को तबाह करने वाली है। वो तस्वीर दिखाकर वेंसडे प्रिंसिपल को बताती है कि रोवन की माँ गलत थी, वो इस स्कूल को बचाने आई है और ना कि तबाह करने। इतना कहकर वेंसडे प्रिंसिपल से एक आखिरी मौका मांगती है। साथ ही वो इनिड और एक्सेवियर को भी माफ करने की गुजारिश करती है। प्रिंसिपल उसकी बातों से थोड़ी शांत हो जाती है, गुस्से में ही सही, लेकिन वो वेंसडे को एक आखिरी मौका देती है। कमरे में पहुंचने के बाद वेंसडे को इनिड अपना सामान पैक करते हुए दिखाई देती है। वो वेंसडे से काफी गुस्सा थी। वो वेंसडे से कहती है कि आज वेंसडे की वजह से उसकी जान जा सकती थी। हालांकि वेंसडे अपने रूखे ढंग में उससे कहती है कि वो उससे पहले ही माफी मांग चुकी है और इस केस को सुलझाने के और भी करीब पहुंच चुकी है। उसकी रूखी बातें सुनकर इनिड को और गुस्सा आ जाता है और उसे उसकी दोस्ती की कोई कदर नहीं है कहकर अपनी दूसरी दोस्त के कमरे में रहने चली जाती है। उसके जाते ही वेंसडे मायूस होकर जमीन पर बैठ जाती है। आज पहली बार उसे किसी के जाने के बाद अफसोस हो रहा था, लेकिन उसे गुडी की बात याद आती है कि अकेले रहने में ही उसकी भलाई है। तभी उसे गेट्स के बंगले से मिले उस बक्से की याद आती है। वेंसडे उस बक्से को टटोलने लगती है। तभी उस बक्से के नीचे से कुछ गिरता है। जब वो उसे उठाकर देखती है तो दंग रह जाती है। वो वेंसडे की तस्वीरें थी। खूनी उस पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। एपिसोड के अंत में अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे मेयर की ऑक्सीजन पाइप को किसी को निकालते हुए दिखाया जाता है और मेयर जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकता था उसके शरीर पर कफन का पर्दा डालकर ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है।
इस कहानी में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए देखना ना भूलें वेंसडे का अगला भाग आपके अपने चैनल शॉर्ट फ्लिक्स पर।